नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी बीजेपी के टिकटों के बंटवारों को लेकर। जी हां, टिकट बंटवारे में बीजेपी एक बार फिर प्रयोग कर सकती है। अटकलें हैं कि प्रदेश की 29 सीटों में से 15 पर पार्टी नए चेहरों पर दाव लगा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कई दिग्गजों की सीट भी बदली जा सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी ने फिर चौंकाने की तैयारी कर ली है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो उसने 50% युवाओं को टिकट देने का प्लान बनाया है। लेकिन अब सवाल है कि क्या विधानसभा की तर्ज पर प्रयोग कर क्या बीजेपी फिर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाएगी और क्या बीजेपी के प्रयोग से लोकसभा चुनाव में जीत का योग बनेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी फिर चौंकाने को तैयार, 15 नए चेहरों को मौका देगी इस बार। 29 लोकसभा सीट के लिए एमपी बीजेपी ने नामों का पैनल फाइनल कर दिल्ली पहुंचा दिया है और अब क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी फिर चौंकाने की तैयारी कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को मौका देने जा रही है, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर प्रयोग कर सकती है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर सबको हैरान कर दिया था और पार्टी का ये प्रयोग सफल भी साबित हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत भी मिली। हालांकि नए चेहरों को टिकट देने की अटकलों पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, वो सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करके अपने केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया है। आपने देखा किस प्रकार से रायशुमारी द्वारा सारी 29 की 29 सीटों के लिए प्रत्याशियों का एक पैनल बनाकर कोर कमेटी ने यहाँ से दिल्ली की कोर कमेटी को भेज दिया है। रही बात टिकट कटने और ना कटने की, तो ये तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड का निर्णय होगा कि अंतिम पुष्टि वही करेंगे कि किसको प्रत्याशी के रूप में वो उतारते हैं। विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में कितना काम करेगा, ये सवाल तो उठ ही रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी ने आधी सीटों पर नए चेहरे उतारे तो निश्चित ही कई दिग्गजों के टिकट कटेंगे और कई नेताओं की सीट भी बदली जाएगी। खैर, कांग्रेस इधर जीतू पटवारी को कमान देने के बाद अब 24 के चुनाव में भी 50% युवाओं को मौका देने की बात कर रही है, लेकिन उसकी नजर बीजेपी की रणनीति पर भी है और वो बीजेपी के प्रयोग पर तंज कस रही है। जो है वास्तविक परिवर्तन कर रहे हैं पार्टी के अंदर, 50% नए लोगों को ला रहे हैं, नया खून युवाओं को ला रहे हैं। पार्टियों में तोड़फोड़ करते फिर रहे हैं, तो इससे इस घबराहट का भी तो कोई ये कौन सी टक्कर है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है लोग। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 2 हिस्सों में बांटा है। पहली श्रेणी में उन सीटों को शामिल किया गया जिनको बीजेपी के सर्वे में सुरक्षित माना गया है, तो दूसरी श्रेणी में वो सीटें हैं जहां चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवार का चेहरा भी मायने रखता है। लिहाजा बीजेपी इन्हीं कैटेगरी को आधार बनाकर भी ये फैसला ले सकती है कि कहां नए चेहरों पर दाव लगाना है और कहां पुराने चेहरे को ही रिपीट करना है। खैर, बीजेपी लोकसभा चुनाव में चौंकाएगी या नहीं, ये जल्द साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रिजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और वैसे तो मौजूदा दौर में बीजेपी को लेकर कोई अटकल कयासबाजी लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो मौजूदा परिस्थितियां या बीजेपी का जिस चीज़ों पर जोर है, आदिवासी, युवा, किसान, महिला, तो मध्य प्रदेश के टिकट वितरण में साफ दिखाई देगा, क्योंकि राज्यसभा में इसकी एक झलक दिखाई दे चुकी है। नहीं, राज्यसभा एक अलग विषय है और लोकसभा दूसरा विषय है, क्योंकि राज्यसभा में तो वही लोग वोट डालेंगे जो इनके घर के हैं, तो वहाँ कुछ भी कर लीजिए आप। नहीं, जो कैंडिडेट भेजे गए हैं, जिनको सांसद बनाया गया, ये सारे प्रयोग तो आप तब कर सकते हो जब आपको जनता में नहीं जाना हो। ये आप विधायकों के माध्यम से चुनाव जीतना है राज्यसभा का, इसलिए वहां तो आप कुछ भी प्रयोग कर लीजिए, चाहे शेर को बैठा दीजिए या किसी और को उतार दीजिए, तो उसका कोई बहुत वो मतलब विश्लेषण का हिस्सा नहीं बनता। वो तो नेतृत्व का अपना प्रभाव। लेकिन आप 2 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, हमने विधानसभा के टिकटों को देखा था, हम सब अनुमान लगा रहे थे कि बहुत बदला जाएगा। प्रारंभ में जो है सीट जारी करी, वो विधानसभा सीटें थी जो हारी हुई थी,
उनके कैंडिडेट पहले जारी हो गए थे। दूसरे दौर में जब जारी हुई तो हम सब लोग ढूंढते रह गए कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, और तीसरे दौर में आई तो एक दो ही नाम ऐसे थे जो बदले गए, नहीं तो बदले ही नहीं गए। तो ये फार्मूला जो है एक बार से संदेहास्पद हो जाता है जब विधानसभा के चुनाव में बिना बदले, बहुत ज्यादा परिवर्तन किए बिना, नहीं तो मोटे तौर पर यह माना जा रहा था कि आधे से ज्यादा नए विधायकों को टिकट दी जाएगी, नहीं दी गई। अब आप लोकसभा के मामले में यदि हम देखते हैं तो हमारे पास 7 सीटें तो ऑटोमेटिकली ऐसी हैं जो खाली हो गई, जिनमें 5 तो खाली हो ही गई। भाई यदि मान लो मुरैना, दमोह, जबलपुर, सीधी और होशंगाबाद, ये लोकसभा सीट तो ऐसी है जिनके ऊपर आज सांसद ही नहीं है, वो तो विधायक बन गए सारे लोग। और 2 सीट ऐसी है जो मंडला और जो है आपका सतना, ये दोनों जो है विधानसभा का ही चुनाव हार गए। तो इसमें ये विचार किया जा सकता है कि सतना को बदल दिया जाएगा, मंडला को बदल दिया जाएगा। तो ये एक प्रश्न जो है निश्चित रूप से उभर करके सामने आता है कि 7 सीटें पहले से खाली हैं। 2 सीटों में हमें कमजोर नजर आ रहा है मामला। जैसे हम ही अंदाज लगाएं तो धार एक ऐसी सीट है जो कमजोर रहा। उसके बाद मंदसौर के बारे में और भोपाल के बारे में, भोपाल के बारे में सबको मालूम था कि प्रज्ञा जी को शायद दोबारा न मिले, क्योंकि उनके बारे में अमित शाह जी ने जब टिकट जारी करी थी तभी उन्होंने कहा था कि ये एक अलग संदर्भ से टिकट दी गई है, जिसका कारण ये नहीं माना जाना चाहिए कि हमने प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दी है, ये किसी एक विशेष संदेश के लिए टिकट दी है। तो ऐसे मामले में ये विचार किया जा सकता है कि भोपाल की सीट बदल दी जाएगी। तो आपके हिसाब से भी 29 में से 10 सीटें तो हो ही गई है। तो इस प्रकार से आधी सीटें बदलने का तो अपने आप ही काम हो गया, इसमें तो कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बात लेकिन जो जहाँ बदल दी गई है उन पर कौन आता है? इसमें तो फार्मूला हो सकता है ना कि महिला जो रीति पाठक की जगह एक से ज्यादा हो जाए, महिलाएं, युवाओं को मौका मिल जाए। नहीं, वो तो पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट है वो तो चौंकाने वाली रहती है। पर मैं एक चीज आपके सामने और कह रहा हूँ जी कि ये प्रश्न जब उठेगा, अब आप सारे लोग जर्नलिस्ट अच्छे वाले हैं, फिर भी अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि सारे जब 163 और 166 सीटें बीजेपी जीत गई, तो उस स्थिति में आपको जो है सांसद बदलने की जरूरत क्या है, विधायक को बदल करके सांसद का चुनाव लड़ाने की जरूरत क्या है, और नए पर प्रयोग करने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है बिल्कुल सहज वाला चुनाव नहीं है, यहाँ नो रिस्क वाला चुनाव है। आप यहाँ जो है देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज जी हट रहे थे, बन रहे थे, उससे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए सारे प्रयोग चल सकते हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर एक सीट भी कम होने का मतलब ये होता है कि मोदी जी को एक सीट कम मिल रही है। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई जोखिम किया जाएगा। जिस कैंडिडेट में जीतने की संभावना दिखाई देगी वही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। कोई सोर्स सिफारिश नहीं चलेगी, सर्वे चलेगा, सर्वे के बाद जो जीतने वाला कैंडिडेट है। अब इस चपेट में कितने आ रहे हैं वो हम सब 2-3 दिन में देख ही लेंगे। बिल्कुल प्रभु जी, लग रहा है ऐसा जो शर्मा जी कह रहे हैं? आप बिल्कुल मनोज जी, शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी की नब्ज को, नस को पहचानते हैं, कितना बीजेपी का बीपी कब हाई होता है, कब लो होता है, शर्मा जी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित तौर पर वो जो कह रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी का एक ट्रैक जो दिखाई दे रहा है, लगभग उसी पर चलती हुई पार्टी हमको दिखाई दे सकती है। और जो जोखिम न लेने की बात है, वो बिल्कुल बीजेपी जरा भी जोखिम नहीं लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार एक टारगेट और बड़ा सामने रख दिया है। 370 सीटों का टारगेट उन्होंने अपनी पार्टी के लिए रख दिया है। तो निश्चित तौर पर वो इस बारे में पूरी कोशिश उनकी होगी कि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। और बीजेपी के लिए वोट बढ़ाने की जगह कहाँ है? तो बीजेपी के लिए वोट साउथ में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। जो हिंदी बेल्ट है, जहाँ पर कि वो सिचुएशन की स्थिति में यहाँ और ज़्यादा नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में 1 सीट वो बढ़ा सकते हैं, यदि कोशिश करें तो 28 से 29 के 29 पर जा सकते हैं। लेकिन यदि 1 सीट भी कम होती है मध्य प्रदेश में, तो ये भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश सरकार और खुद नरेंद्र मोदी के लिए एक सेटबैक जैसी स्थिति होगी। इसलिए कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये यदि हम देखते हैं तमाम मुद्दों को, कि राम मंदिर का मुद्दा हो, मोदी के मध्य प्रदेश के मध्य में मोदी का जो नारा है वो जिस तरीके से साकार हो रहा है, जनता आत्मसात कर रही है, सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, तो उसमें लगता है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव सरल है। प्रदेश की सीटों को जोड़ें तो सरलतम सीट बीजेपी के लिए, सरल सीट बीजेपी के लिए, थोड़ी कठिन सीट बीजेपी के लिए और बहुत कठिन सीट बीजेपी के लिए। तो उसमें जो एक छिंदवाड़ा को मान सकते हैं बहुत कठिन सीट में, बिल्कुल धार झाबुआ की सीट को वहाँ पर कठिन सीट में मांग सकते हैं कि भाई वो रतलाम झाबुआ की जो सीट है वो एक कठिन सीट है, जिसको बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है यदि देखें तो पुराने रिकॉर्ड को।
एक मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते जो पिछले दौर में एक आध बार चुनाव भी हार चुके हैं अभी कुछ साल पहले, तो इसलिए वो उसको भी हम उस श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ सीटों को रख सकते हैं, बाकी सीटें तो सरल हैं, लेकिन उन सरल सीटों में भी कोई रिस्क बीजेपी लेने की स्थिति में नहीं है। वो किसी को भी लड़ा सकते हैं, किसी को भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, वहाँ पर उसके जीतने की गारंटी मानी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेगी। क्योंकि हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहाँ से लड़ाया गया, जिनके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी, सिर्फ इसलिए लड़ाया गया कि उससे एक लहर बन रही थी, एक माहौल खिंच रहा था, वो माहौल खींचने का उन्होंने काम किया। अब इस बार वो मजबूरी शायद नहीं है, हो सकता है भोपाल का टिकट बदल जाए, यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के भी नाम भोपाल से चल रहा है, रायसुमारी में गया भी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी इच्छा होगी कि उनको लोकसभा लड़ना है, तो भोपाल उनकी पहली पसंद होगी। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी पहली पसंद भोपाल बताई जा रही, तो एक अनार कई दावेदार वाली स्थिति यहाँ पर हो गई है। विदिशा वैसी सीट है जहाँ पर कि किसी को भी लड़ा के जीता जा सकता है। बहुत सारी सीटें आसान सीटें हैं, लेकिन रिस्क बीजेपी बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। तमाम समीकरण को देखेगी, वहाँ के फैक्टर देखेगी, मुद्दे देखेगी और सामने कौन लड़ सकता है वो भी देखेगी। उसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। जो विधानसभा का जो पैटर्न था उनका कि जो हारी हुई सीटें हैं, कठिन सीटों में उन्होंने पहले उम्मीदवार उतारे 3 महीने पहले, वो पैटर्न यहाँ भी हमको दिखाई दे सकता है कि जो आज बैठक हो रही है, इसके बाद जो पहली लिस्ट आएगी उसमें प्रदेश की वो सीटें जो 5 खाली हैं, इसके अलावा छिंदवाड़ा जो एक कठिन सीट है बीजेपी के लिए, जो हार चुके थे वो, और कुछ 1-2 और कठिन सीटों पर बीजेपी अपने विधानसभा के नजरिए से अगर देखें तो बिल्कुल। तो ब्रजेश जी कठिन सीटें हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के नज़रिए से भी देखें कि बुजुर्ग लड़ना नहीं चाहते, युवाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, तो उनके सामने तो संकट है। बीजेपी तो अपनी जगह ठीक है, किसको लड़ाएंगे, क्योंकि उनके पास तो उनको ये भरोसा है कि मोदी के चेहरे पर जब वो विधानसभा का चुनाव जिता सकते हैं 230 में से 163, तो ये तो फिर 29 ही सीटें हैं। लेकिन चुनौती कांग्रेस के सामने बड़ी है, और ये शायद बीजेपी इसका भी इंतजार करे कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, या पहला अपनी सूची जारी कर दे। देखिए मनोज जी, जिस तरह से हमने विधानसभा में देखा है, बीजेपी इसका बिल्कुल इंतजार नहीं करने वाली कि कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करे या कांग्रेस सूची जारी करे, इसके बाद हम सूची जारी करेंगे। बीजेपी का एक अलग पैटर्न है, वो अपने पैटर्न पे काम करती है, और जिस तरह से उसकी संभावना ज़्यादा बेहतर है, माहौल जिस तरह से है, तो यही वजह तो है कि माहौल उसने इस तरह से बना दिया है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो पलायन की स्थिति में हैं, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। आपने दिग्विजय सिंह को सुना, पहले बोले कि मेरा तो 2 साल का कार्यकाल है, लेकिन उन्हें लगा कहीं ना कहीं कमलनाथ के जाने की जो अटकलें चली कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, तो उनको लगा कि अभी वफादारी दिखाने का बहुत अच्छा मौका है, तो उन्होंने कहा मैं भी गुना से चुनाव लड़ सकता हूँ सिंधिया के खिलाफ। जबकि सिंधिया का ही तय नहीं है कि वो गुना से लड़ेंगे, ग्वालियर से लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आलाकमान तय करेगा। वो परिस्थितियां बीजेपी में है कि किसको कहां से लड़ाना है, कौन मुफीद रहेगा, किस तरह से वहां पे जो सीट है उनकी जहां जीतना लगभग तय है, वहां नए चेहरों को उतारना है या नहीं उतारना है, उनकी रणनीति पर हम सिर्फ संभावनाओं पर बात कर सकते हैं। जिस तरह से विधानसभा में चौंकाया उन्होंने, ऐसे ही चौंकाने वाले परिणाम यहाँ भी आ सकते हैं। लेकिन जो खतरे वाली सीटों पर निश्चित तौर पर वहाँ मंथन तेजी से चल रहा होगा, वो कहीं ना कहीं हाथ से न फिसल जाए, इस पर विचार करके रणनीति के तहत वो उतारती है। कांग्रेस में वो परिस्थिति है, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, बची है 1 सीट, वो भी यदि खो जाएंगे तो उनको मुझे लगता है ज़्यादा कुछ नहीं, पाने के लिए तो पूरा आसमान है उनके पास, इसलिए वो नया प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग की बात कर रहे हैं। जहां उनके पास दाव नहीं होता मनोज जी, जब उनको लगता है तो वो प्रयोग करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने प्रयोग कर डाला एक, क्योंकि वहाँ पर उनको खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पाने के लिए कुछ नहीं था, जो है तो है वो भी चला गया। अब मध्य प्रदेश में उनके पास एकमात्र सीट है जो भी डमाडोल की स्थिति में है, जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ लगातार मेहनत की है, पिछली बार मार्जिन कितना कम हो गया, 35,000 तक ही छोड़ दिया। और जिस तरह से उनके नेता कह रहे हैं, चाहे कमलनाथ की बयान सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं विदा होने के लिए भी तैयार हूं। तो हथियार डाल रहे हैं, क्योंकि एक माहौल है, वो राजनीति करते हैं 24 घंटे, उनको माहौल ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, पब्लिक के बीच में रहते हैं। कुछ नेता अलग हैं जो हम 4 दीवारी में बैठे रहते हैं एसी कमरों में, वो माहौल नहीं समझ पाते। नेता समझदार होते हैं मनोज जी, और वो माहौल समझते हैं। यही वजह है कि उनको लग रहा है कि पूरे देश में, आप तो कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, वो तो कह चुकी है ना कि हम अभी नहीं हराएंगे, उनको 2029 में हराएंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, सीटें कम कर देंगे। तो उनके बड़े बड़े नेता क्या, रणनीतिकार से लेकर आला कमान से लेकर प्रदेश स्तर तक वही आवाज आ रही है कि मतलब एक तरह से हथियार उन्होंने डाल दिए, इस वजह से पलायन कर रहे हैं। और नए लोगों को मौका इसलिए दे रहे हैं कि चलिए नई इस बहाने एक पीढ़ी खड़ी हो जाएगी, उनकी सेकंड लाइन खड़ी हो जाएगी, और वो कह सकते हैं कि देखिए हमने युवाओं को मौका दिया है, भविष्य में उनमें से कुछ लीडर बन सकते हैं, तो इसलिए वो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी प्रयोग वैसा नहीं कर सकती जैसा वो करती आई है, क्योंकि इस बार जो लक्ष्य रखा है, जो शर्मा जी ने भी कहा है, जो पटेरिया जी ने भी कहा, लक्ष्य बड़ा है, और मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, तो मुझे लगता है वो टारगेट पाने के लिए वो कोई प्रयोग ना करके
सावधानी से कदम बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि वो लक्ष्य हासिल किया जा सके। बिल्कुल। तो शर्मा जी, प्रयोग भले ना हो, लेकिन जो रायशुमारी में नाम निकल कर आए, तो आपको लगता है कि उन पर ही मोहर लग पाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रायशुमारी एक अलग सब्जेक्ट रहता है। जनता के बीच से जो सर्वे कराया जाता है वो अलग। रायशुमारी तो कार्यकर्ता करता है, तो कार्यकर्ता किसके विरुद्ध जाएगा? अब आपने जैसे ये कह दिया कि भाई किसी जिलाध्यक्ष का मामला है, तो क्या कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा कि जिलाध्यक्ष का नाम नहीं लेगा क्या? तो इसलिए क्या जिलाध्यक्ष को टिकट दे दी जाएगी? तो ये सारी चीजें अपनी जगह है। एक रायशुमारी एक तरीका है कार्यकर्ता में उत्साह पैदा करने का। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साथ ही साथ कि चुनाव के पहले जो नैरेटिव बनता है, अवधारणा बनती, वो किस प्रकार की बन रही है? कांग्रेस के बारे में अवधारणा ये बन रही है कि वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहे, वो केवल नेता प्रतिपक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब दो चीजों से संदेश और पकड़िए, क्योंकि वो जिस तरीके से अन्य पार्टियों को अपना स्थान दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देना है, इसका मतलब ये कि वो हारना है वो सीट। बिल्कुल। तो कांग्रेस भी उस सीट को हारती रही है और अब समाजवादी के माध्यम से हारेगी खजुराहो सीट को। तो इससे क्या संदेश गया जनता के बीच में? ये संदेश गया कि कांग्रेस ने अपनी एक सीट समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर दी। सरेंडर कब करता है आदमी? जब उसको उम्मीद नहीं होती कि मैं सरकार में तो आ ही नहीं रहा हूं। तो पूरे देश भर में इस बात का नैरेटिव बना हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी दोनों राज्यों में कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है, उसके साथ समझौते की आप डंके बजाते घूम रहे हो। भाई दिल्ली में किसने हराया? आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में किसने हराया? आम आदमी पार्टी ने। और आप किसके साथ समझौता कर रहे हो, किसके साथ सीटें बांट रहे हो? आम आदमी पार्टी के साथ। क्या देश की जनता इतना नहीं समझती क्या कि आपने आम आदमी के सामने घुटने क्यों टेक दिए? आप जो है क्षेत्रीय दलों के सामने जाकर के कह रहे हो समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, वो कांग्रेस को 17 सीट देने को राजी हो रहा है, तो ये बड़ा एहसान हो गया भाई, हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक क्षेत्रीय दल ने एक 50 बरस राज करने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को 17 सीटें दान में दे दी, ऑफर में दे दी। तो आप कल्पना करिए, ममता बनर्जी कल कह रही है वो क्षेत्रीय पार्टी है, दूसरे राज्य में नहीं है वो, उनको कह रहे हैं कि ठीक है, आप उसको एक सीट कहीं दूसरे राज्य में दे रहे हो, आसाम में अपने हिस्से की दे रहे हो या किसी और राज्य में दे रहे हो। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक सीट दी उनको अपने हिस्से की। हाँ, इसलिए जो विचार करने का इसमें सब्जेक्ट है वो ये है कि कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ किसके लिए रही? सरकार बनाने के लिए, मोदी को टक्कर देने के लिए, या नेता प्रतिपक्ष के लिए? तो मुझे जो अनुमान लग रहा है वो नेता प्रतिपक्ष के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी ये कहे कि मैं तो राज्यसभा जाऊंगी, अब मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ूंगी, इसका मतलब ही पलायन है। आपको हारना है, हारिए आप, लेकिन आप चुनाव में डटिए, क्योंकि हौसला तो सेनापति के डटने से। जब सेनापति भाग गया आपका, तो आप क्या करोगे? तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह का इनकार करने का एक पॉलिटिकल कारण के साथ एक तकनीकी कारण भी है। उनको ये मालूम है कि यदि मैंने राज्यसभा 2 साल पहले छोड़ दी तो बहुमत बीजेपी का है, वो वाली सीट जो आज कांग्रेस के खाते में ऑटोमेटिक भाजपा के खाते में चली जाएगी, क्योंकि चुनाव के अंदर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि बहुमत भाजपा। बिल्कुल। तो इसलिए कुछ चीजें तकनीकी कारणों से भी रोक रहे हैं। कुछ ही दिग्विजय सिंह का भाई जो है बड़ा प्रभावशाली और बहुत ही गंभीर बातें बोलने वाला व्यक्ति जो है, इतने भारी भरकम वोट से एक नई लड़की से हारा है। इसका मतलब ये है कि राजगढ़ जिला जो है, चाचौड़ा राजगढ़, ये जो क्षेत्र है, ये दिग्विजय सिंह की बातूनी परिस्थितियों के कारण संतुष्ट नहीं है। भाई आप दिन भर, आज जो है सबको मालूम है कि राम मंदिर का मामला बनने के बाद से पूरे देश में एक राममय वातावरण बना हुआ है, यानी सनातन का वातावरण बना हुआ है। और जो दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी दिन भर सनातन की आलोचना करते रहेंगे, तो उनके क्षेत्र में जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं उनका क्षेत्र का उल्लेख क्यों किया मैंने? राजगढ़ वो सीट है जिससे बसंत कुमार पंडित दिल्ली बंबई से आकर के चुनाव जीतते थे। दो चुनाव जीते उन्होंने, दो चुनाव आते नहीं थे, चुनाव लड़के चले जाते थे, चुनाव लड़के जाते थे और कभी लौट के फिर दोबारा चुनाव लड़ने आए। तो बाहर के आदमियों ने चुनाव लड़ा है। तो राजगढ़ जो है वो, और विदिशा, उसके बारे में रामनाथ गोयनका जी विदिशा से चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके गए। तो अभिप्राय कहने का ये कि दोनों सीटें जो है ये परंपरागत रूप से जनसंघ की और हिंदू विचारधारा की सीटें हैं, राजगढ़ और विदिशा। तो इसलिए यहाँ कोई भी इस टाइप की मानसिकता का व्यक्ति लंबे समय नहीं चल सकता कि जो हिंदू समाज की आलोचना करेगा और राजगढ़ से जीत जाएगा। तो इन सब बातों को देख करके दिग्विजय सिंह ने पिछली बार भोपाल से लड़ा, इस बार उन्होंने मना कर दिया। पिछली बार लड़ा कहाँ, लड़ा दिए गए थे। हाँ, कमलनाथ जी के बारे में आप एक राजनीतिक को देखिए, कमलनाथ जी आज भी उम्मीद लगा के बैठे भाजपा में चले जाए, क्योंकि उनने अपनी अंतिम यात्रा, जिसको राजनीति की अंतिम यात्रा कहते हैं, जीवन भगवान करे उनका 100 साल का हो, राजनीति के अंतिम यात्रा के अंदर कमलनाथ जी ने जो किरकिरी कराई है वो राजनीति का कोई समझदार व्यक्ति करा ही नहीं सकता। अब वो भाजपा में नहीं गए,
मुद्दा किसने उठाया? लेकिन इस कमलनाथ जी ने उम्र के उठाया। जिस दौर में है वो ऐसी गलतियां हो जाती है, बहुत सारे नेताओं के साथ हमने इसे देखा है। लेकिन प्रभु जी, जो सारी स्थितियां हैं तो फिर तो प्रयोग कर ही सकती है बीजेपी, कम से कम उन सीटों पर जो उसके गढ़ हैं, 5-5, 6-6, 8-8 चुनाव से एक नई लीडरशिप ला सकते हैं। क्योंकि प्रदेश में हमने देखा उन्होंने कि मंत्रिमंडल की बात कर लें हम या मुख्यमंत्री की बात कर लें हम। देखिए मनोज जी, बीजेपी प्रयोगधर्मी पार्टी है और मध्य प्रदेश उनकी प्रयोगशाला है, प्रयोग भूमि है, तो प्रयोग वो करती रहती है। उस प्रयोग से ही नयापन होता है। जहाँ बीजेपी पहुंची है वो लगातार प्रयोग करके ही पहुंची है। उन्हें नए मुद्दे उठाते रहे, वो उन मुद्दों को उन्होंने उठाया समय के साथ जो जनता को अपील कर रहे हैं। जिस मुद्दे में अपील नहीं है उसको उन्हें डब्बे बंद कर दिया। तो लोगों को उम्मीदवार बनाने के मामले में उनका यही सिस्टम रहा है। तो बीजेपी निश्चित तौर पर प्रयोग करेगी। जहां पानी भरा रह गया वही बार बार चुनाव लड़ते हैं, तो फिर उसके बाद वहां पे जो हार का खतरा ज़्यादा होता है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी प्रयोग धर्मिता के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेगी और नए लोगों को लाएगी। उनके साथ युवा जोश आएगा, नई ऊर्जा के साथ लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे, नए तरीके का नेतृत्व खड़ा होगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए वो फायदेमंद हो सकता है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को भी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा? जिस तरह से चर्चा है कि 33% अगली बार चुनाव में मिलेगा, तो यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। 28 में से 4 है उनकी सांसद। एक बात मनोज जी, एक बात जो है हमको ध्यान रखना होगी जी कि इस देश में ये मोदी की गारंटी वाला जो नारा है ना, वो बहुत तेजी से वायरल हुआ है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मोदी जो कहता है वो करता है। तो जो मोदी की गारंटी है, ये बात जो है लोगों के गले उतरने लग गई है और एक ऐसा नारा बन गया है ये, जिसके कारण बीजेपी को बड़ा प्लस होगा इस नारे को लेकर। जी प्रभु जी, जो महिलाओं वाला सवाल पूछा ब्रजेश ने आपसे। देखिए, महिलाओं का आरक्षण का फैसला हो चुका है, उस मुद्दे पर बीजेपी की जीत होगी। लेकिन महिलाओं को कितने टिकट देगी, तो वो पार्टी इतना नहीं होगा कि 33% टिकट यहाँ पर दे दे। वो स्थिति अभी फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रम्प कार्ड है, उनको आगे रखेंगे। अभी तो उसको आगे कैश कराने के लिए उनके पास आगे भी सर के चुनाव में भी समय है। यहाँ पर वो सारी योग्यता का पैमाना, तमाम बुनावट वो करेंगे कि 370 का जो टारगेट दिया वो अचीव हो जाए। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि एक सीट का, जैसा सुरेश शर्मा जी ने कहा, एक सीट यदि कम होती है तो इससे सिर्फ बीजेपी को नुकसान नहीं होता है, इससे मोदी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। और वो मोदी की जो भले वो तीसरी बार सरकार बना ले, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं वो खटकने वाली बात होगी। तो उस खटकन से वो बचना चाहते हैं। और ये जो टीस है वो बहुत सारे लोगों को भारी भी पड़ सकती है। निश्चित तौर पर ये भी एक संदेश जाएगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में जो बदलाव किया है वो बदलाव किस दृष्टि से किया है, ये एक बड़ा चीज जाएगा। लेकिन एक मैं महिलाओं वाले मामले में आपकी अनुमति हो तो एक बात बोलना चाहता हूँ। महिला आरक्षण का जो सब्जेक्ट है वो परिसीमन के बाद का सब्जेक्ट है। ये पहले दिन तय किया, क्योंकि परिसीमन के बाद राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है, जो 542 है, उससे बढ़ करके भी आगे चली जाएगी। बिल्कुल 800 के आसपास हो जाएगी। लेकिन एक मैसेज की बात है, इसलिए इसका जिक्र किया था शायद ब्रजेश जी ने। जी बहरहाल, लेकिन समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपनी श्री गणेश कर दिया लोकसभा के लिए। दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई सारे नए चेहरों पर पार्टी दाव लगा सकती है। उन नए चेहरों में युवा कितने होंगे, महिला कितने होंगे, आदिवासी कितने होंगे और अन्य लोग कितने होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि जो मोदी की गारंटी की बात चली और जो मोदी कह रहे हैं बार बार कि उनके लिए 4 ही जाती हैं, तो इसकी छाप मध्य प्रदेश में जो 29 सीटों पे उम्मीदवार घोषित होंगे इसमें साफ तौर पर दिखाई देगी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।